Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में मैं BE GAE 182 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हम BAG 182 का पार्ट 1 आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद हम इसी पेपर के और भी पार्ट्स लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनके अंदर आप लोग एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को आसान से आसान भाषा में आप सभी को समझाया जाता है, ताकि आप सभी जो हैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। साथ ही साथ अब हम लोगों ने आप सभी को PDF प्रोवाइड करवाना भी शुरू किया है, क्योंकि PDF से आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, BAG 182 में आप लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? ये आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है। तो यानी कि जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में रहता है। अभी यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बताना है कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके मैक्रो फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं, मैक्रो मीन्स यानी कि बड़े फंक्शंस। तो कम्युनिकेशन सर्व्स सेवरल की फंक्शंस इन सोसाइटी। तो अगर हम अपने समाज में देखें तो हमें एक चीज़ पता लगती है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है, जो हम बातचीत करते हैं, इसके कई सारे की फंक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड द मैक्रो फंक्शंस। और इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम कहते हैं मैक्रो फंक्शंस एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ वी इंटरेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो हमारे मैक्रो फंक्शंस हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रोल इनका ये होता है कि किस प्रकार से हम लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा बच्चों आपने क्या देखा? कम्युनिकेशन में आपने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे विचार हैं या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसके जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन आता है इन्फॉर्म करना। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर नॉलेज, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि हम क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। किन किन चीज़ों को? नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, when someone explains how to do something, gives direction or provides news, they are informing others। तो अगर यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको अपने पेपर में कैसे आंसर को लिखना है, या मैं आपको डायरेक्शंस देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, या फिर मैं अगर आपको किसी बात पे न्यूज़ बताती हूँ, अगर मैं कोई न्यूज़ एंकर हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? आई एम इन्फॉर्मिंग यू। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है ये होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। दिस हेल्प पीपल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोगों की हेल्प करता है कि जो लोग हैं वो डिसीजंस ले पाते हैं, जो भी उन्हें प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसके माध्यम से। फिर कम्युनिकेशन का जो दूसरा काम है वो होता है परसुएड करना, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें मनाना, उन्हें कन्विंस करना, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पर आपको परसुएड किया जा रहा होता है, ठीक है, आपको मनाया जा रहा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। या फिर आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोगों को परसुएड करते हैं, वोटर्स को परसुएड करते हैं कि जो वोटर्स हैं उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। देन यहाँ पर आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो जो कम्युनिकेशन है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि उनके मन में जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो जॉय हो, खुशी हो, गुस्सा हो, सैडनेस हो, एक्साइटमेंट हो, वो सारे के सारे जो उनके इमोशंस होते हैं दे कैन शेयर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन टेल्स अ फ्रेंड आई एम सो हैप्पी यू आर हियर, दे आर यूजिंग कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड से कहता है दैट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला उसको कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उसने इस वाक्य के माध्यम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सो दीज थ्री आर द मैक्रो फंक्शंस। फिर आता है इसका चौथा फंक्शन जो कि होता है सोशलाइजिंग। तो जो कम्युनिकेशन होता है वह समाज में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है। इट्स यूज्ड इन कैजुअल चैट्स। अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे चैट कर रहे हैं तो वो कैजुअल चैट हो गया। ग्रीटिंग्स हो गया, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, शुरुआत में उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो ग्रीटिंग है। और समटाइम्स हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ भी कनेक्ट विद डीपर कन्वर्जेशंस, तो उनके साथ एक गहरी किसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक और काम ये है सोशलाइज करने में हेल्प करना, वेदर इन पर्सन और ऑनलाइन। तो सोशलाइजिंग आप ऑनलाइन भी करते हैं,
तो सोशलाइजिंग स्ट्रेंथ बॉन्ड एंड हेल्प पीपल बिल्ड ट्रस्ट। तो यहाँ पर ये जो सोशलाइजिंग है ये बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करती है और लोगों के बीच में जो आपसी विश्वास होता है उसको बिल्ड करने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पर आपको इसके एंटरटेनिंग नेचर के बारे में बताना है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एंटरटेनमेंट। दिस इंक्लूड्स टेलिंग जोक्स, किसी को जोक्स सुनाना, स्टोरी सुनाना, कुछ प्ले परफॉर्म करना। तो ये सारा का सारा जो है स्टूडेंट्स आपका एंटरटेनमेंट में आ जाता है, विच मेक्स लाइफ मोर इन्जॉयबल। इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, हम स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से कैसी बन जाती है, इंजॉयबल बन जाती है। सो आई होप कि आपको ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि मैक्रो फंक्शंस बताइए, तो आप ये सारे के सारे फंक्शंस इसके अंदर बता सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं हाउ इज कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। तो अगर हम बात करें किसी स्पीच की, ठीक है, जैसे कि अगर कोई स्टेज पे जाकर स्पीच दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है, या मैं यहाँ पर आपको कुछ लेक्चर दे रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन और एक स्पीच जो दूसरी स्पीच के इवेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे कि इसमें टू वे इंटरेक्शन होता है। तो अनलाइक अदर स्पीच इवेंट्स लाइक स्पीचेस और लेक्चर्स, अ कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पीपल। पहली चीज, स्पीच इवेंट में एक से ज्यादा लोग होते हैं, है ना, पूरा का पूरा स्कूल हो सकता है, आप स्कूल के सामने स्पीच दे रहे हो, या फिर अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे स्पीच दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पीच जो है वो डिफरेंट है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में मिनिमम टू पीपल्स होते हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बट इन अ स्पीच ओनली वन पर्सन स्पीक्स, है ना, वो बंदा स्टेज पे जाकर बात कर रहा है तो वहां पे वो केवल वही बोल रहा है। तो बट इन अ कन्वर्सेशन एवरीवन शेयर्स देयर थॉट एंड रिस्पॉन्सेज क्रिएटिंग अ बैक एंड फोर्थ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कन्वर्सेशन के अंदर जो होता है एक फ्लो रहता है, बैक एंड फोर्थ फ्लो रहता है। यहाँ से मैंने कुछ कहा, आपने वहां से कोई जवाब दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे अभी जो है यहाँ पर मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ आपके BEGAE एग्जाम से रिलेटेड, तो ये यहाँ पर आपका हमारा कोई टू वे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइव क्लास लेती आपकी तो आप वहाँ से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते, तो यहाँ पे हम अब क्या करते, एक टू वे इंटरेक्शन करते। बट एक जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, टू वे इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है। फिर जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होती है। अब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इनफॉर्मल होगा, है ना। पीपल ऑफन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन अ रिलैक्स्ड वे, ठीक है, आप लेट के भी बात कर सकते हो, कैसे भी बात कर सकते हो, यू आर रिलैक्स्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो ऑन द अदर हैंड स्पीच इवेंट्स जो होते हैं वो दे आर लाइक अ प्रेजेंटेशन, वहां पर आपको एकदम फॉर्मल रहना है और स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात करनी है, यानी कि शुरुआत में जो भी बोलना होता है वो बोलना है, एंडिंग में जो आपके फॉर्मल वे होता है, ग्रीटिंग्स वगैरह, वो सब आपको देनी पड़ती हैं। और जो कन्वर्सेशंस होती हैं दे आर मोर स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो टॉपिक्स है फटाफट से अभी कुछ बात की फिर हम कहते अरे चलो छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को चेंज करते रहते हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट स्पीचेस जो होती हैं उसमें हमें किसी भी टॉपिक को चेंज नहीं करना है, हमें लाइन वाइज सारी बातों को बताना होता है, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बनाना होता है और पहले से प्रिपरेशन भी करके रखनी होती है। क्या किसी से कन्वर्सेशन करने से पहले हम कोई पहले से प्रिपरेशन करते हैं, नहीं करते, है ना। बट वेन जब हम और कोई स्पीच वगैरह देते हैं देन हमें पहले से क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्लान इन एडवांस, ओके। देन आपका आता है इक्वल पार्टिसिपेशन। तो कन्वर्सेशन में आप क्या देखते हैं, दैट देयर इज अ इक्वल पार्टिसिपेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। तो कन्वर्सेशन में जो पार्टीज हैं वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों करती हैं, ठीक है, सुनती भी हैं बोलती भी हैं। एक प्रकार का हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, बैलेंस देखने के लिए मिलता है, वेयर एवरीवन कैन कॉन्ट्रीब्यूट। हाउएवर इन अ स्पीच वन पर्सन ऑफन स्पीक्स वाइल अदर्स लिसन पैसिवली, बाकी लोग क्या है, बैठे रहते हैं, पैसिवली बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। फिर आता है फोकस ऑन कनेक्शन। सो द गोल ऑफ अ कन्वर्सेशन इज ऑफन टू कनेक्ट विद अदर्स। तो कन्वर्सेशन का जो गोल है वो क्या है, दूसरों के साथ कनेक्ट करना, आइडियाज को एक्सचेंज करना और एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। अदर स्पीच इवेंट्स में फोकस मोर ऑन एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग ऑन अ लार्जर इवेंट्स। तो कन्वर्सेशन का जो हमारा मोटिव है, जो हमारा गोल है, वो ये है कि मैं दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, मेरे जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी मेरे मन में सवाल हैं, जवाब हैं या कोई डायलेमा है, उसके बारे में मैं एक्सचेंज कर सकूँ, अपने थॉट्स उसको बता सकूँ, है ना, और एक अपना जो रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। वहीं जब मैं स्पीच दूंगी तो स्पीच में मुझे कुछ नहीं करना मेरे को, बल्कि लोगों को एजुकेट करना है और एक प्रकार से ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है।
देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दैट व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी कीप इन माइंड टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ अ मीटिंग। सपोज आप किसी से मीट करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है उसकी वो सक्सेसफुल हो जाए आपकी, तो आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो फॉर अ मीटिंग टू बी इफेक्टिव सेवरल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर जो आपका पहला फैक्टर है वो है क्लियर पर्पस एंड एजेंडा। तो बिफोर द मीटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक शुड बी क्लियरली डिफाइंड। मीटिंग होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस बात पर हमारी जो किस टॉपिक पर हमारी मीटिंग होने वाली है। एंड एवरीवन शुड नो व्हाई द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस, और उसके पीछे का जो रीजन है वो लोगों को पता होना चाहिए। और मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस किया जाएगा वो लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा एजेंडा पहले से प्रिपेयर होता है तो जो भी लोग मीटिंग में आते हैं वो भी फोकस्ड रहते हैं और वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और मीटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो होता है टाइम का मैनेजमेंट करना। अगर आपके मीटिंग में टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो टाइम शुड बी रिस्पेक्टेड टू अवॉइड वेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स टाइम। स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम एंड स्टिक टू द प्लान शेड्यूल। मीटिंग को टाइम पे शुरू कीजिए, जो भी शेड्यूल प्लान किया है उसके हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए। ट्राई नॉट टू गो ऑफ टॉपिक। अब जिस टॉपिक पे बात होने वाली है सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करनी है, टॉपिक से ऑफ टॉपिक आपको नहीं जाना। एंड मेक श्योर देयर इज इनफ टाइम फॉर एवरीवन, और हर किसी को भी टाइम मिलना चाहिए की पॉइंट्स को डिस्कस करने का। मीटिंग के अंदर हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। तो एवरीवन शुड बी एनकरेज। हर किसी को बढ़ावा देना है कि वो भी बोलें, अपने अपने थॉट्स को शेयर करें, ताकि जो अलग अलग डाइवर्स जो होते हैं व्यू पॉइंट्स वो हमें सुनने के लिए मिले और जो मीटिंग है वो एक प्रोडक्टिव मीटिंग में तब्दील हो सके। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट पार्टिसिपेंट्स फील कंफर्टेबल कंट्रीब्यूटिंग विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। यहाँ पर जो भी लोग मीटिंग में आए हैं उनके दिमाग में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि यार मैंने यहाँ पर ये कह दिया कहीं ये लोग मुझे जज ना करने लग जाएं। तो जजमेंट का डर नहीं होना चाहिए, हर किसी को कंफर्टेबल फील करना है। और जो व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, उनको एनकरेज करना है कि वो भी अपने आइडियाज़ को शेयर करें। मीटिंग के अंदर कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। सो व्हेन प्रेजेंटिंग आइडियाज़ और डिस्कसिंग टॉपिक्स यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, ऐसी टर्म्स का यूज़ नहीं करना जो हर किसी को समझ में ना आए। एंड मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर एम्फेसाइज्ड। और हर किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिस्कशन चल किस बात पे रहा है। फिर द मीटिंग शुड रिजल्ट इन क्लियर डिसीजंस और एग्रीमेंट्स। जो भी मेन पॉइंट्स हैं फाइनल में आपको वो समराइज करके बताने हैं और आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो आपको बताने हैं। हर किसी को काम देना है कि आपका ये काम है, इसकी डेडलाइन ये है, ताकि जो मीटिंग के बाद जो है फॉलो अप आप ले सकें। After the meeting, send out a summary or minutes of the meeting to everyone involved and this help people remember what was discussed। तो यहाँ पर हम फिर उनको उससे रिलेटेड समरी प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही मिनटों में, ताकि हर किसी को ध्यान रहे कि मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्शंस की उन्हें याद रहे। तो इट्स अ गुड वे टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोग्रेस को ट्रैक करने का और लोगों की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने का। फिर आपका अगला है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन व्हाइल अटेंडिंग अ मीटिंग एंड व्हाई। अब अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बच्चों, आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करना है और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है। अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैजुअल लैंग्वेज या कोई भी स्लैंग जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है आप अनप्रोफेशनल प्रतीत होंगे और आप ऐसा लगेगा दैट यू आर लेस सीरियस। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर इनपुट इंस्टेड ऑफ थैंक्स। तो आपको ये पूरा वर्ड पूरा बोलना है, ना कि सिर्फ थैंक्स बोल देना है। देन है आपका क्लियर एंड कॉन्साइज। तो क्लियरली आपको बोलना है, टॉपिक से जुड़े रहना है। रैम्बलिंग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये दूसरों को कंफ्यूज कर देगा। आपका जो गोल है वो ये है कम्युनिकेट करना आपके पॉइंट्स को इन अ सिंपल और अंडरस्टैंडेबल वे।
पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव टोन होनी चाहिए। तो मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन डिस्कसिंग चैलेंजेस और डिसएग्रीमेंट्स। अगर आपका किसी के साथ किसी भी बात पर विवाद हो गया है, तब भी आपको अपना जो एटीट्यूड है वो कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है, कंस्ट्रक्टिव टोन का यूज करना है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ पॉइंट आउट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज अ बैड आइडिया, से आई सी सम चैलेंजेस विद दिस अप्रोच। तो आपको क्या बोलना है, पॉजिटिव वे में बोलना है कि ये गलत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस अप्रोच को अपनाएंगे तो हमें आगे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, तो मे बी वी वुड कंसिडर ऑल्टरनेटिव। तो हमें दूसरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल वे कहने का, और ये उसी बात को आपने दूसरे तरीके से कह दिया। ठीक है, फिर न्यूट्रल एंड काम आपका जो टोन है, अगर डिसएग्रीमेंट हो गया है किसी बात पर, तो अपनी टोन को हमेशा आपको न्यूट्रल रखना है, अपने आप को काम डाउन रखना है, और जो भी आपकी वॉइस है उसको तेज नहीं करना, क्योंकि इससे आप एग्रेसिव लगोगे और कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। यू हैव टू स्पीक कामली, दूसरों की बात सुननी है, उनके ओपिनियंस को भी बिना एंगर के आपको सुनना है। आपकी जो टोन है वह एक्टिव लिसनिंग टोन होनी चाहिए। तो शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली बाय यूजिंग अ टोन दैट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसी टोन का यूज करना है जिससे ये लगे कि आप अटेंटिवली सुन रहे थे। सेइंग थिंग्स लाइक आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, दैट्स अ गुड आइडिया, हैज टू एक्नॉलेज अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोट्स ओपन डायलॉग। अगर आप दूसरों की तारीफ कर देते हैं थोड़ी सी, तो वो लोग जो है और ज़्यादा अच्छे प्रकार से जो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। देन आपको बताना है दैट द राइट लैंग्वेज एंड टोन हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एनकरेज कोलैबोरेशन एंड एंश्योर दैट मीटिंग स्टेट फोकस ऑन प्रोडक्टिव आउटकम्स। तो ये छोटी सी आप समरी अपने आंसर के एंड में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वेज वी कन्वे मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो बिना वर्ड्स का इस्तेमाल करे हम दूसरे को अपने मैसेजेस, अपनी बात बता रहे हैं। इसके अंदर हम कैसे बताएंगे, अपने फिजिकल एक्शंस का यूज़ करके एंड सिग्नल्स का यूज़ करके, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करेंगे, अपनी इंटेंशंस को सामने वाले को बताएंगे। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो इट कैन बी एज अ पावरफुल एज स्पोकन लैंग्वेज। ये भी पावरफुल होता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने देखा होगा कि जो आपके ट्रैफिक सिग्नल पे लोग खड़े रहते हैं वो कुछ ऐसे जेस्चर्स करते हैं, या फिर अंपायर होता है उनके अपने जेस्चर्स होते हैं। तो इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज में आपके जेस्चर्स आते हैं, आपका पोस्चर आता है, आपकी बॉडी मूवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस्ड आर्म्स माइट इंडिकेट डिफेंसिवनेस। अगर कोई अपने हाथों को ऐसे बंद करके खड़ा हुआ होता है, इट मीन्स कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर कोई एकदम बहुत अच्छे तरीके से ओपनली खड़ा हुआ है तो वो अटेंटिव प्रतीत होता है। नॉडिंग अगर हम करते हैं, कन्वर्सेशन में बात करते हुए अपनी मुंडी को हिलाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, हम उसकी बात को समझ रहे हैं। फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आवर फेसेस कैन कन्वे अ वाइड रेंज ऑफ इमोशन। आपको पता होगा कि इंसान की जो शक्ल होती है उसी से ही सब कुछ पता लग जाता है कि वो हैप्पी है, सैड है, उसे गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज है, एवरीथिंग। तो स्माइलिंग यूजुअली सिग्नल फ्रेंडलीनेस। अगर आप किसी से स्माइल करके मिल रहे हैं तो इट मीन्स यू आर फ्रेंडली विद देम। कभी कभी अगर हमें कोई रोड पे मिलता है तो हम उनको मुंह से कुछ ना बोलकर जस्ट हम उनको एक फेशियल एक्सप्रेशन दे देते हैं, एक स्माइल दे देते हैं। तो वो भी तो होता है कि हमने उनको अपना एक तरीके का, वो हमारा जेस्चर है। तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट में अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा कम आई कांटेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डिसइंटरेस्टेड और आपको कुछ डिसकम्फर्ट है। अगर आप उसकी आंखों में देखकर बात कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। देन आपकी वॉइस की जो टोन होती है, सो द वे वी से समथिंग कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको जब मैं रीड करती हूँ, तो अगर मैं फ्लैट टोन में बोलूँगी, तो जैसे मैं बोलती हूँ आई एम फाइन, तो आपको लगेगा कि आई एम नॉट फाइन, ठीक है। अगर मैं बहुत हैप्पी वे में बोलती हूँ लाइक आई एम फाइन, आई एम गुड एंड आई एम हैप्पी, तो ये जो हमारी टोन होती है ये भी एक प्रकार से एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, जिसमें हम बिना कहे अपनी बात दूसरे को समझाना चाहते हैं। फिर हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हमारा सर जो नॉडिंग हम करते हैं, ठीक है, और जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम किसी मीटिंग में हाथ खड़ा करते हैं तो सिग्नल करता है दैट यू वांट टू स्पीक और आस्क अ क्वेश्चन। फिर प्रोक्सेमिक्स होते हैं, दिस रेफर्स द यूज ऑफ पर्सनल स्पेस, हाउ क्लोज वी स्टैंड टू अदर्स कैन कम्युनिकेट कंफर्ट, डोमिनेंस एंड इंटिमिडेशन। अगर हम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो हम उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं ना। कुछ कल्चर्स में टू क्लोज अगर आप खड़े हुए हैं तो वो रूड माना जाता है, बाकी दूसरों में ये नॉर्मल माना जाता है। टच होता है, टच इज ऑल्सो अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अ हैंडशेक, अ पैट ऑन द बैक और अ हग कैन कन्वे डिफरेंट इमोशंस, ठीक है। किसी को हग कर रहे हो, किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो है कन्वे करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प टू रीइंफोर्स, कॉम्प्लीमेंट और इवन कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट इज बीइंग सेड वर्बली। ठीक है, वर्बली जो चीज़ें हम कहते हैं उसको ये हेल्प करता है और बेटर तरीके से बताने के लिए। अब यहाँ पर आपको दो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स बतानी है जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, वो अगर हमारी हिंदी है और हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश सीखते वक्त अगर हम कौन कौन सी फॉल्टी मिस्टेक्स कर देते हैं, उसमें से कोई दो मिस्टेक्स आपको यहाँ पर बतानी है। पहली मिस्टेक हम करते हैं वर्ड से वर्ड का ट्रांसलेशन करने के लिए। तो मैनी सेकंड लैंग्वेज लर्नर टेंड टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड, वो कोशिश करते हैं कि वो हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करें अपनी नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, सो रीडिंग करते वक्त दे ऑफन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल वर्ड इंस्टेड ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और द पैराग्राफ एज अ होल। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब ना समझकर जब आप केवल एक ही वर्ड के पीछे पड़ जाते हैं तो ये आप मिस्टेक करते हैं। ठीक है, व्हाट इसमें गलत क्या है? ये जो हैबिट है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं और डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमेशा काम नहीं करता। इट माइट नॉट ऑलवेज वर्क। ठीक है, ऑल्सो इट कैन स्लो डाउन रीडिंग एंड मेक इट हार्डर टू ग्रेस द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगर हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझेंगे तो हमें ओवरऑल मीनिंग समझ में नहीं आएगा। लर्नर शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड द जनरल आइडिया रेदर देन ट्रांसलेटिंग एवरी वर्ड। ठीक है, तो हर एक वर्ड को ट्रांसलेशन ना कर कर हर एक वर्ड की हमें जनरल आइडिया पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और जो लोग हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में अनफेमिलियर जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अनदर कॉमन हैबिट इज स्किपिंग ओवर वर्ड्स दैट आर नॉट फेमिलियर, अज्यूमिंग दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड इन द टेक्स्ट। क्योंकि हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक वर्ड को समझना जरूरी नहीं है। लर्नर्स में कीप रीडिंग विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू फिगर आउट व्हाट द नोन अननोन वर्ड्स मीन। अब यहाँ पर क्या फॉल्टी है? तो स्किपिंग वर्ड्स कैन रिजल्ट इन मिसिंग की इन्फॉर्मेशन। वर्ड्स को स्किप कर देंगे तो जो की इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो स्किप करने के बजाय लर्नर्स को इन्फर करना चाहिए, हर एक अनफेमिलियर वर्ड के मीनिंग को जानना चाहिए, ताकि जो उनकी वोकैबलरी है वो स्ट्रांग हो सके और उनकी ओवरऑल रीडिंग और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको BEGA का आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर जब आप उस आर्टिकल में स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। ये अभी हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, ताकि जो आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग आसानी से कवर कर सकें। अगर आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ या फिर अगर आपको आने वाले पीडीएफ्स का लिंक चाहिए तो आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और लिंक्स आपको वहीं पे इजीली मिल जाया करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके दूसरे एग्जाम कोड्स जो हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग कोड्स को देखकर आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके।